हेलो बच्चों, आप लोगों का जो है अचीव खान केमिस्ट्री क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है अपने केमिस्ट्री का जो चौथा पार्ट है रासायनिक बलगतकी, उसका जो है पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 3 में हम लोग जानने वाले हैं अर्धायु के बारे में और अपक्रिया की कोट के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एकदम 100% संभावना होती है जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बनने की। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को जो है पॉज करके एक दो बार जो है फिर से जो है देखिएगा। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले अर्ध आयु काल की, यानी अर्ध आयु काल होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अर्ध आयु मतलब आधी आयु। तो यहाँ पर हम जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग मेनली जो है डील करते हैं रासायनिक अपक्रिया से। किससे जो है? रासायनिक अपक्रिया से। तो आधी आयु अर्थात किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। आधी आयु से मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है हमारे पास, A गिव्स आउट V, ये कोई अभिक्रिया है। ठीक है, मान लीजिए इस अभिक्रिया में ये जो हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है, इस अभिकारक के 10 मोल है। ठीक है, तो कुछ समय बाद जो है ये 10 मोल जो है उत्पाद में चला जाएगा, यानी 10 के 10 मोल जो है उत्पाद बन जाएंगे। लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब 10 मोल का आधा उत्पाद में बनेगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, 10 मोल का आधा उत्पाद में कन्वर्ट होगा, अर्थात 5 मोल ही कन्वर्ट होगा। तो उसी समय को, यानी जब अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उसका आधा जितने समय में पूर्ण होता है, उसी को हम लोग जो है अर्ध आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अर्ध आयु वह समय होता है जो यह बताता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में आधी पूर्ण हुई है। कितने समय में आधी पूर्ण हुई है। आधी पूर्ण होने का मतलब यही है, जैसे 10 मोल था तो 10 मोल से 5 मोल कितने समय में जो है उत्पाद बना हुआ है, यानी आधी पूर्ण हुई है अभी। अगर 10 मोल से 10 मोल जो है उत्पाद बन जाए तो इसका मतलब जो है अभिक्रिया पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है। तो ये परिभाषा हो जाएगी अर्ध आयु काल की, कि अर्ध आयु काल जो है वह समय है जो यह बताता है कि अभिक्रिया कितने समय में जो है आधी पूर्ण हुई है। या एक चीज़ और कह सकते हैं, ये जो 10 मोल है ये इसकी जो है सांद्रता है। क्या है? सांद्रता है। 10 मोल है, ये इसकी सांद्रता है। और कैसी सांद्रता है भाई? प्रारंभिक सांद्रता जो शुरुआत में ली गई है। ठीक है, तो इस तरह से भी कह सकते हैं इसकी परिभाषा को, कि अर्ध आयु काल वो समय होता है जो यह बताता है कि कितने समय में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह गई है। यानी जो हमने अभिकारक की सांद्रता ली थी, यानी 10 मोल लिया था, उसका कितने समय में आधा रह गया। तो आधा कब रह जाएगा? जब आधा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तभी तो आधा रह जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग जो है इसको कह सकते हैं। यानी अर्ध आयु काल वो समय होता है जो यह बताता है कि कितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हुआ अर्धायु काल। अर्धायु काल को निरूपित किससे किया जाता है? तो अर्धायु काल को निरूपित किया जाता है टी हाफ से। टी हाफ से या टी 0.5 से या टी 50% से, मतलब आधी के लिए है ये, टी 50% से। इसके लिए फार्मूला होता है 0.693 बटे के, यानी टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, जहाँ पर टी हाफ तो जानते ही हैं अर्धायु है, और के जो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। के क्या है? के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, वेग स्थिरांक का इसका मात्रक कर देखा जाए तो मात्रक क्या होता है भाई, यानी यूनिट क्या होती है? इसका यूनिट होता है प्रति सेकंड अथवा प्रति मिनट। प्रति सेकंड या प्रति मिनट, ये डिपेंड करता है कि जो अर्धायु काल है वो किस में दिया हुआ है। अगर अर्धायु काल जो है मिनट में दिया हुआ है तो मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति मिनट। अगर जो है सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और अर्धायु काल का क्या मात्रक होता है भाई? तो अर्धायु काल एक समय है, तो समय का मात्रक जानती हैं आप लोग, सेकंड या मिनट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हुआ अर्ध आयु काल। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभिक्रिया की कोट। इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो इसको समझने के लिए एक आपको हम जो है थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण, ठीक है। अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण समझाया था, वेग नियम या वेग समीकरण समझाया था। और उसमें हमने बताया था कि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों के सांद्रता के मध्य एक संबंध स्थापित किया जाता है एक सूत्र के द्वारा। उसी सूत्र को हम लोग जो है या उसी समीकरण को जो है हम लोग अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं। वहाँ पर अभिक्रिया का वेग बराबर होता था, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता था, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक फार्मूला लिखवाया है पीछे हमने, इनटू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। अगर इसको समझ गए तो अभिक्रिया की कोड समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई अभिक्रिया ले ले रहे हैं, माना अभिक्रिया, माना अभिक्रिया हमारे पास है एक अभिक्रिया स्मॉल a प्लस स्मॉल v गिव्स आउट स्मॉल c प्लस स्मॉल d, ठीक है। इस अभिक्रिया में कैपिटल ए कैपिटल बी ये तो अभिकारक हैं, कैपिटल सी और कैपिटल डी उत्पाद हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी जो है ये अभिकारकों के मोलों की संख्या है या अणुओं की संख्या है। स्मॉल ये किसके है, ये के अणु, कैपिटल ये के अणुओं की संख्या है। स्मॉल बी क्या है, कैपिटल बी के अणुओं की संख्या है। स्मॉल सी क्या है, कैपिटल सी के अणुओं की संख्या है, मोलों की संख्या है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो स्मॉल ये है ये मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या है, सांद्रता नहीं है। क्या नहीं है, सांद्रता नहीं है। सांद्रता जो होती है क्रिटिकल वैल्यू होती है, वो हम लोग प्रयोगों द्वारा निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते हैं, प्रयोगों द्वारा निकालते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो स्मॉल ये है वो सांद्रता कदापि नहीं है, कतई नहीं है। ये क्या है, मोलों की संख्या है। तो मान लीजिए इस अभिक्रिया में, माना अभिक्रिया ये है जिसमें कैपिटल ये की सांद्रता स्मॉल m1 तथा B की सांद्रता स्मॉल m2 हो तो वेग समीकरण से अब जो है वेग समीकरण अभी हमने बताया, अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक को केस लिखते हैं के इंटू अभिकारक की सांद्रता। तो हमारे पास दो अभिकारक हैं और अभिकारक अगर एक से अधिक होता है तो जो उनकी सांद्रता होती है उनका गुणनफल लिखा जाता है, ठीक है, ब्रैकेट में गुणनफल, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल अगर एक से अधिक है तो एक अभिकारक ये है हमारा और एक अभिकारक बी है, तो दोनों का गुणनफल लिखेंगे सांद्रता का। अब जो सांद्रता है वो इनके घात के ऊपर लिखी जाती है। तो ये की सांद्रता है m1 और बी की सांद्रता है m2। अब यहीं पर आपको फोकस करना है, जो m1 और m2 का योग होता है, यानी ये और ये, यानी m1 प्लस m2 बराबर स्मॉल n होता है, जहाँ पर स्मॉल n ही जो है अभिक्रिया की कोटि है। क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि को अब हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, हम ये लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखने में या अभिक्रिया का वेग समीकरण व्यक्त करने में अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों यानी ये वह भी अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग, यानी सांद्रता पदों की घातों का योग, जितना सांद्रता पद की घात है उसका जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि को स्मॉल n से जो है डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अगर m1 प्लस m2 बराबर जो है 0 आ गया तो शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे, अगर 1 आ गया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे, 2 आ गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि जो है भिन्नात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि अभिक्रिया की कोटि कहते किसको है।
अब हम लोग बात करने वाले हैं शून्य कोटि की अपक्रिया। ठीक है, आप नीचे लिख लेंगे इसके इतने करने के बाद जो है कि अपक्रिया की कोटि निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहला है शून्य कोटि की अपक्रिया। ठीक है, शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि कब होगी? जब n इक्वल टू 0 होगा की अपक्रिया। ठीक है, अब देख लो, एक समीकरण लिखिए। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है A गिव्स आउट B। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, अभिकारक है। क्या है ये? क्या है? अभिकारक है। और B क्या है? उत्पाद है। ठीक है, लेकिन हमें अभिकारक पे ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके लिए अगर हम वेग नियम लिखें या वेग समीकरण लिखें तो लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर K इंटू अभिकारक की सांद्रता, यानी अभिकारक है हमारे पास ये, की सांद्रता। अब इसकी अगर सांद्रता 0 हो जाए तभी तो वो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। तो इसमें दूसरा कोई अभिकारक है ही नहीं, तो यहाँ पर जो हम मल्टीपल करेंगे नहीं कि ये इंटू बी जैसे पिछले में किया था। एक ही सांद्रता, एक ही अभिकारक है और उसकी जो सांद्रता पद की घात है वो कितनी है? 0 है। तो यानी M1 की यहाँ पे क्या है? 0 है। और M1 और M2 का योग जो होता था, कोई जरूरी नहीं कि अगर M2 होगा तब तो योग करेंगे, नहीं होगा तो केवल M1 को ही जो है हम लोग अपक्रिया की कोटि कहेंगे। ठीक है, तो यानी M1 बराबर 0 है, या हम कह सकते हैं N बराबर भी 0 है। और किसी भी पद की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है भाई? 1 होता है। तो अभिक्रिया का वेग जो है, और अपक्रिया के वेग को जो है एक साइन और होता है निरूपित करने का, dx/dt से भी निरूपित करते हैं, बराबर हो जाएगा k। क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx बराबर k इंटू dt। क्या लिख सकते हैं? यानी शून्य कोटि के लिए अपक्रिया के लिए जो समीकरण आता है वो आता है dx बराबर k इंटू dt। ठीक है, ये शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी अपक्रिया जिसका वेग सांद्रता पदों की घात पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी ये 0 है, इसका मतलब इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा है इसका जो वेग है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अपक्रिया जिसका वेग सांद्रता पद की घात पर निर्भर नहीं करता है उसको हम लोग जो है शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है परिभाषा लिखने के बाद ये चीज़ें उतार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा है प्रथम कोटि की अपक्रिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जो है इसका डेरिवेशन भी पूछा आता है, तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन भी करवा दे रहे हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी अपक्रिया जिसका वेग जो है सांद्रता पद की प्रथम घात पर निर्भर करता है। अगर शून्य घात पर निर्भर करता हो यानी घात पर निर्भर नहीं करता तो उसको शून्य कोटि की अपक्रिया। अगर प्रथम घात पर निर्भर करता है, जैसे a की पावर क्या हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, तो जान लीजिए वो क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेंगे इसका कि ऐसी अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है उसको हम लोग जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। जो समीकरण निकल के आता है आपको हमारे थंबनेल में जो है हमने इस तरह से जो है दिखाया भी होगा कि ये समीकरण है, उसी को हम लोग जो है डेराइव करते हैं, यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले क्या करेंगे? एक मान लेंगे समीकरण है A गिव्स आउट B। ठीक है, ये क्या है? अभिकारक है, B क्या है? उत्पाद है। t बराबर 0 समय पर, यानी जब समय शुरुआत नहीं किया हो या अभिक्रिया शुरू नहीं हुई हो, अर्थात t बराबर 0 समय पर मान लेते हैं इसकी सांद्रता है A। तो इसकी जब सांद्रता ये होगी तो जाहिर सी बात है ये 0 होगा क्योंकि अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, t बराबर 0 है। कुछ समय बाद मान लीजिए t बराबर 1 हो, 1 सेकंड हो या 1 मिनट हो, तो अभिक्रिया शुरू हो चुकी होगी। इसका मतलब कुछ मात्रा इसकी जो है इसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो मान लीजिए कि B मात्रा जो है या B मोल जो है कन्वर्ट हो चुका है उत्पाद में। ठीक है, X मोल जो है कन्वर्ट हो चुका है उत्पाद में, X मोल जो है कन्वर्ट हो चुका है उत्पाद में। तो X मोल जो कन्वर्ट हुआ वो इसी में से तो घटा, अभिकारक में से ही तो घटा, तो इसको हम लिख सकते हैं A माइनस एक्स। क्या लिख सकते हैं? A माइनस एक्स। अब देखिए, अब
इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखें। अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखने पर, अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखने पर, तो अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है भाई, dx/dt हमने कहा था, इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर के इंटू अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक की सांद्रता यानी a, और a की मान लीजिए प्रथम घात पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं हम लोग dx/dt बराबर के इंटू, और a की जहाँ पे है क्या चीज़, t बराबर 1 से समय पर, ठीक है, सांद्रता कुछ बदली हुई है तो a माइनस एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, a माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, जो a माइनस एक्स है इसको इधर ले जाइए, dt को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा dx/a माइनस एक्स बराबर k इंटू डी टी। क्या हो गया, dx/a माइनस एक्स बराबर k इंटू डी टी। अब देखिए इधर थोड़ा सा आ जाइए। अब इसका जो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लीजिए, लिख लीजिए, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, यानी इंटीग्रेशन कर दीजिए, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो किस प्रकार से, समाकलन का साइन ये होता है, तो लिखेंगे dx/a माइनस एक्स बराबर k इंटू डी टी, के वेग स्थिरांक है, इसको बाहर कर दीजिए, इंटू डी टी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो dx है, ये तो अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखने के लिए जो है एक सिंबल प्रयोग किया जाता है dx/dt, तो समाकलन इसका होगा, ये है 1 माइनस एक्स के रूप में, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन में जो है लॉग बेस ई जुड़ेगा, ठीक है, और ये नीचे है इसलिए ऊपर जाएगा तो माइनस जुड़ेगा, लॉग बेस ई a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका समाकलन करने पर। और इसका समाकलन करेंगे तो कि तो बाहर यही है, और t का जो है dt का समाकलन t ही होगा, और एक समाकलन स्थिरांक जुड़ जाएगा i, मान लीजिए i जुड़ा है, आप कोई भी समाकलन स्थिरांक मान सकते हैं, c i कुछ भी, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर लिखेंगे अब हम लोग t बराबर 0 वाला लेते हैं, ये अभी तक t बराबर 1 वाला लिया है, अब t बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर भी 0 होगा भाई, क्योंकि जब t बराबर 0 होगा तो x की कोई भी मात्रा, यानी कुछ मात्रा जो है, कोई भी मात्रा जो है अभिकारक की उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हुई होगी, इसका मतलब x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 0, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से, तो समीकरण 2 में t और x की यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो a माइनस 0 यानी क्या बचेगा, केवल a बचेगा, बराबर k इंटू टी का मान 0 है तो इसको गुणा करेंगे तो ये केवल 0 हो जाएगा, और प्लस i यानी i बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, i बचेगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 3। अब जो समीकरण 3 का मान है उठाकर समीकरण 2 में रख दीजिए, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पता हो गई, और यहाँ से i की वैल्यू को हम लोग समाकलन स्थिरांक जो आया था उसकी वैल्यू को उठाकर समीकरण 2 में रख दें, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए इसको मिटाल दे रहे हैं इधर वाला। अब लिखेंगे आप लोग समीकरण 3 से i का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या हम लिख सकते हैं, i का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं इसमें। 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स बराबर के टी, और प्लस आई, यानी आई की जगह पे रखना है, तो प्लस आई की जगह पे क्या है, माइनस लॉग ई, तो प्लस माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस लॉग ई ए हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, लॉग ई और लॉग वाले प्रॉपर्टी को एक तरफ कर लीजिए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा लॉग ई ए माइनस, ये तो इतना रहेगा ही, लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी।
अब देखिए एक फार्मूला बना है, ये बना है, मैथ वाले लड़के जानते होंगे, बायोलॉजी वाले लड़के देखेंगे, ये बन गया log A और ये बन गया log B। log A माइनस log B बराबर होता है log A बटा B, log A बटा B। तो log की जहाँ पे log E है, A की जहाँ पे A ही है, और बटा B, B की जहाँ पे है A माइनस X, तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, बराबर KT, बराबर KT। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, बराबर KT, ठीक है। चलिए इधर आइए, अब जो है हम लोग या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, KT बराबर log बेस E A बटे A माइनस X, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब एक और काम करना है, log बेस E का मान जो हमें नहीं पता होता है ना, हमारे किताबों में दिया होता है, तो log बेस E को हम लोग कन्वर्ट करेंगे log बेस 10 में। तो देखिए सूत्र क्या होता है, log बेस E को log बेस 10 में कन्वर्ट करने का, log बेस E बराबर होता है 2.303 log बेस 10। तो जहाँ पर लिखा है log बेस E वहाँ पर लिख दें क्या, 2.303 log बेस 10। तो KT बराबर हो जाएगा 2.303 log बेस 10, ठीक है, A बटा A माइनस X। अब बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है, अब जो है T को रोके रहिए, K को उधर लेके जाइए, या K को रोके रहिए, T को उधर लेके चले जाइए, ठीक है। तो K बराबर हो जाएगा 2.303 बटे T log बेस 10 A बटा A माइनस X। यही हमारा प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण है। इसको मान लीजिए समीकरण 4 और लिख दीजिए आप, समीकरण 4 को प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण में अगर देखा जाए तो K क्या है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक, T क्या है, अपक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, A क्या है, स्मॉल a क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है, और X क्या है कि T बराबर 1 समय पर जो है, या कुछ समय पर, कोई भी समय है, उस समय पर जो है कितनी मात्रा उसकी उत्पाद में परिवर्तित होगी, ठीक है, यानी उत्पाद की परिवर्तित मात्रा या अभिकारक की उत्पाद में परिवर्तित मात्रा है, ठीक है, X। और जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे इस पे, तो A की यहाँ पे हमेशा जो है हम लोग 100 मोल लेंगे, 100 मोल पर लीटर, यानी सांद्रता हमेशा मानेंगे, ठीक है। उस पर हमारा सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जो है आपको आज की वीडियो में अर्धायुकाल क्या होता है और अपक्रिया की कोट बताया। अपक्रिया की कोट में हमने जो है प्रथम कोट और द्वितीय कोट की अपक्रिया को बताया, ठीक है, सॉरी, शून्य कोट की और प्रथम कोट की अपक्रिया को बताया, ठीक है। प्रथम कोट की अपक्रिया का डेरिवेशन भी करवाया। इस डेरिवेशन को आप लोग 2-3 बार ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। 2-3 बार अपनी कॉपी में जो है इसको लिखने का प्रयास करिएगा, आपको खुद ब खुद जो है आ जाएगा, ठीक है। अब जो द्वितीय कोट की अपक्रिया या तृतीय कोट की अपक्रिया है, इसको भी हम लोग जो है परिभाषित, आप लोग परिभाषा इसकी लिख लीजिएगा। परिभाषा क्या हो जाएगी द्वितीय कोट की, कि ऐसी अपक्रिया जिसका वेग जो है अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करता है, उसको द्वितीय कोट की अपक्रिया। अगर तृतीय घात 3 घात पर निर्भर करता हो तो तृतीय कोट की अपक्रिया। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब जो अपक्रिया की कोट है, अभी हमने बताया था कि ये जो है प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, निकाली नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती है, किसी भी समीकरण को देखकर हम नहीं पता लगा सकते। तो इसके लिए जो है हम आगे की वीडियो में आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के द्वारा जो है आप देख कर भी बता सकते हैं कि अपक्रिया किस कोटि की है। ये जो है जो अपक्रिया दी हुई है इसकी कोटि क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी ये ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।